हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो फीचर। मैं अमित बालाजी क्लास 12 के फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के दूसरे लेक्चर के साथ उपस्थित हैं। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी एंडोइसियम या फिर स्टेमन की स्टडी करेंगे और साथ में स्टेमन के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स एंथर हैं जहाँ पे माइक्रोस्पोर बनते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जो भी चीज़ें हैं बहुत ही बारीकी से देखेंगे हम और चीज़ों को समझेंगे। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या सीबीएसई या स्टेट बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, आप हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको सारे लेक्चर की नोट्स मिल जाए। आप बस टेलीग्राम पे जाना है और लिखना है बायो फीचर्स करके एक बार देखिए, जुड़ जाइए आप टेलीग्राम पे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जो है सेकंड लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपको बताया कि फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, सीपल, पीटल, स्टेमन एंड कार्पल। तो सीपल पीटल एसेसरी होल्स होते हैं जबकि स्टेमन और कार्पल इसेंशियल होल्स होते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव होल्स होते हैं। एक्चुअल ये रिप्रोडक्टिव होल्स जो हैं जैसे मेल रिप्रोडक्टिव होल्स एंडोइसियम या फिर स्टेमन, फीमेल गाइनोशियम या फिर उसकी यूनिट को हम कार्पल कहते हैं। तो दीज आर द साइट, ये वो साइट है, ये वो जगह है जहां पे रिप्रोडक्शन की फिनोमिना होती है। स्टूडेंट, तो बगैर इस स्ट्रक्चर को जाने हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होती है। तो देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर में होता है वो होता है एंडोइसियम और एंडोइसियम की यूनिट को स्टेमन कहते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ स्टेमन। एक एंडोइसियम में कई स्टेमन हो जाएंगे, एंडोइसियम इसके होल्स के नाम है। तो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। फ्लावर में आपको दिखाया गया कि अगर स्टेमन को फ्लावर से आइसोलेट करेंगे तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें अगर आप फ्लावर से स्टेमन को आइसोलेट करते हैं तो बेसिकली स्टेमन में क्या देखने को मिलता है, ये स्टेमन आपके सामने है, आप देख रहे हैं स्टेमन, ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है। स्टेमन में 2 चीज़ होती है, एक तो होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। ये इसका ऊपर वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ये है एंथर और नीचे वाला पोर्शन फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है, अगर आप ये वाला डायग्राम देखो यहाँ पे, तो इस पोर्शन को कनेक्टिव कहते हैं। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेमन, स्टेमन का पार्ट नहीं है, बट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, एक ऐसा पॉइंट जहां एंथर और फिलामेंट अटैच होते हैं उसको कनेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है स्टेमन। स्टेमन में एक चीज हमें याद रखना है कि स्टेमन मोस्ट डाइथिकस होते हैं यानी बाइलोब्ड होते हैं। स्टेमन हमेशा स्टूडेंट याद रखना है आपको कि बाइलोब्ड होते हैं या डाइथिकस होते हैं। कुछ फ्लावर्स जैसे कि मालवेसी फैमिली के कोई प्लांट्स हैं, उनके जो फ्लावर्स होते हैं उनके एंथर यूनिलोब्ड भी होते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। यूनिलोब्ड एंथर मालवेसी फैमिली में, अदरवाइज मोस्टली क्या होते हैं वो बाइलोब्ड या डाइथिकस होते हैं, मतलब 2 लोब वाले होते हैं। मतलब अगर आप देख रहे हो तो इसमें बीच से बाइफरकेट है, एक लोब इधर है दूसरा लोब इधर है। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि अगर इस एंथर को ऐसे कट कर दें, मतलब अगर ऐसे बीच से कट कर दें यानी इसका टीएस ले लें तो हम कटा हुआ जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे ऐसे कट करने पे आपको कटा हुआ ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा। उसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये तो फिलामेंट वाला पोर्शन हो गया और एंथर का ये जो कटा हुआ पार्ट्स है इसमें यहाँ पर और यहाँ किनारे पर जो लाइनिंग आपको दिख रही है, ठीक है, और इसको अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट करें तो आप इसको इस तरीके से देखेंगे। इस कटे हुए पार्ट्स को अगर आप मैग्नीफाइड करेंगे, थोड़ा सा और मैग्नीफाइड करें तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं इस फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट, ये जो चीज़ है ये एंथर का स्ट्रक्चर है, ये एंथर का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखिए क्या मिल रहा है हमको कि ये इस तरीके से अगर आप वो व्यू लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, ये वाला व्यू। ठीक है, इस तरीके से ये फिलामेंट, तो मतलब ये टीएस कटा हुआ पोर्शन है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें देखिए इसमें क्या है कि आप देख रहे बीच में छोटे छोटे ये पॉलन चैम्बर हैं, पॉलन सैक हैं, ठीक है, या पॉलन चैम्बर बोल लीजिए, ये जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू भरे रहते हैं
और इसके बाद इसके चारों तरफ ये देख रहे हो सिंगल डबल ट्रिपल इस तरीके से लेयरिंग है। तो ये एंथर का टीएस लेने पे हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर आप उसका टीएस लेते हैं बेसिकली, अगर आप देखिए स्टूडेंट, तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे बाहर की जो लेयर है, आप देखिए ये एपिडर्मिस है, इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मैग्नीफाइड किया गया है। देखिए सबसे बाहर है एपिडर्मिस, उसके बाद अंदर एंडोथीसियम, इसके बाद अंदर इसके अंदर है मिडिल लेयर, और सबसे एंडोथीसियम के अंदर 4 मतलब कि 4 पॉलन सैक हैं या पॉलन चैम्बर हैं, ठीक है। और ये डाइथीकस है, तो मतलब डाइथीकस में 2 थीका है, और एक थीका में 2 पॉलन चैम्बर, तो ये बाइलोब्ड है, इसलिए इसमें 4 पॉलन सैक है, ठीक है। तो टेट्रालोक्यूलर पॉलन चैम्बर बोलेंगे इसको, ठीक है। तो अगर हम ये जो अंदर का ये स्ट्रक्चर है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू, अगर आप इसको बाहर करेंगे तो आपको इसमें देखने को क्या मिलेगा, ये पूरा कंप्लीटली यहाँ पे एक लेयर से घिरा हुआ है जिसका नाम है टैपिटम, और इसके अंदर जो भी है वो स्पोरोजीनस टिश्यू भरे हुए हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि टैपिटम वाली जो लेयर है, वो ये वाली जो लेयर है टैपिटम है, और इसके अंदर जो भरे हुए हैं वो स्पोरोजीनस टिश्यू जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये जो चीज़ है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये स्ट्रक्चर, ये कहाँ से आया है स्ट्रक्चर, आपको समझना है। ये स्ट्रक्चर एंथर का टीएस लिया गया है, मतलब यहाँ से ये स्ट्रक्चर इसको कट किया गया, तो इसका ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से कट किया गया है, और कट करने के बाद ये स्ट्रक्चर हमको मिला, और हमने इस स्ट्रक्चर को मैग्नीफाइड किया। जब मैग्नीफाइड किया इतने वाला पोर्शन को, तो हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे गया। मतलब हमको बेसिकली इसी पे काम करना है कि सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर। आप एक चीज़ याद रखना, मिडिल लेयर देखिए 2 to 3 लेयर दिखाई दे रहा है। तो आइए हम 1 by 1 इस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को समझते हैं। स्टूडेंट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, आपको याद रखना है कि देयर आर 4 पॉलन चैम्बर। आपको बेसिकली 4 पॉलन चैम्बर दिख गए भाई, इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर देखा, 4 पॉलन चैम्बर दिख गए, हाँ सर 4 पॉलन चैम्बर दिख गए, ठीक है। 4 पॉलन चैम्बर इन बिगिनिंग में 4 पॉलन चैम्बर हैं, लास्ट में इसका मतलब कुछ चेंजेस होने वाला है, इस बात को याद रखना। बिगिनिंग में 4 पॉलन चैम्बर इनसाइड द एंथर के अंदर होते हैं, ठीक है भैया। और क्या प्रॉब्लम है, अगली बात कह रहा है कि इनसाइड द फर्स्ट लेयर, इनसाइड अगर अंदर की तरफ से हम चलते हैं, मतलब कि सर मैंने अगर ये डायग्राम ऐसे बना दिया इस तरीके से, तो ये तो हो गया पॉलन चैम्बर। तो पॉलन चैम्बर तो ये है, तो अंदर की तरफ से, मतलब अंदर, मैं बाहर से अंदर नहीं आ रहा हूँ, मैं अंदर से बाहर जा रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखना। तो अंदर की तरफ से यहाँ पे कह रहा है कि एक लेयर है, इसको कहते हैं टैपिटम। इस लेयर को क्या कहते हैं, टैपिटम। मतलब अगर इसको मैं बाहर कर लूँ, तो एक पॉलन जो मैं यहाँ पे अगर बना लूँ इस तरीके से, तो इसके चारों तरफ एक लेयर है जिसका नाम है टैपिटम। ये टैपिटम लेयर की सेल है, ठीक है। ये पॉलन चैम्बर है, पॉलन चैम्बर के चारों तरफ जो सेल है वो टैपिटम है, इस लेयर को टैपिटम लेयर कहते हैं। एंड ऑल द सेल ऑफ टैपिटम सो पॉलीप्लाइडी, और यहाँ टैपिटम का हर एक सेल अगर आप देखें तो ये या तो 2n होगा, 3n होगा, 4n हो गया, मतलब इसकी पोलाइडी लेवल बहुत ज़्यादा होती है। टैपिटम सेल की जो पोलाइडी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, और न्यूट्रेटिव इन नेचर, और ये न्यूट्रेटिव नेचर के होते हैं, मतलब नरिशमेंट करते हैं। न्यूट्रिशन किसको नरिश करते हैं, इसके अंदर जो स्पोरोजीनस सेल या स्पोरोजीनस टिश्यू भरे हुए हैं ना, ये टैपिटम लेयर जो है ना चारों तरफ, ये देखिए ये इनकी पोलाइडी लेवल बहुत ज़्यादा हो। हमेशा याद रखना, पोलाइडी जिनकी ज़्यादा होती है वो नरिशमेंट का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको नरिशमेंट करते हैं, इसको फूड देते हैं, और इनकी पोलाइडी लेवल बहुत ज़्यादा होती है। पोलाइडी लेवल का मतलब क्या कि इसके जो क्रोमोसोम है ना, वो 2n तो होते ही होते हैं, कभी कभी 3n होंगे या 4n होंगे। मतलब सपोज करो कि इसमें क्रोमोसोम 10 है, तो डेफिनेटली 10 है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 क्रोमोसोम डिप्लॉयड इन नंबर होंगे, तो 3n होंगे, तो आप इसके नंबर 3 गुना बढ़ जाएंगे। 4n होंगे तो मतलब जैसे 2n में दुगना होते हैं, n में हाफ, 2n में फुल, फिर 3n में उसका जस्ट आगे, 4n में जस्ट 2n का डबल, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। पोलाइडी लेवल का मतलब क्रोमोसोम के सेट बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू स्पोरोजीनस टिश्यू, ये न्यूट्रेटिव नेचर का इसलिए होता है क्योंकि प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू स्पोरोजीनस टिश्यू। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ टैपिटम, ये टैपिटम का क्या रोल है, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, रोल ऑफ टैपिटम इन एंथर या स्पोरोजीनस टिश्यू। तो न्यूट्रेटिव नेचर का होता है,
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट कि एक चीज देख लीजिए कि टैपिटम के चारों ओर सराउंडिंग ईच पॉलन चैम्बर, हर एक पॉलन चैम्बर, 4 पॉलन चैम्बर है तो चलो एक ले लिया मैंने, उसके चारों तरफ सर टैपिटम है, ठीक है कोई बात नहीं सर टैपिटम है कोई बात नहीं। तो कह रहा है सराउंडिंग ईच पॉलन चैम्बर 3 to 4 सेल लेयर, मतलब एक सेल की, दूसरे सेल की और तीसरे कभी कभी तो 4, तो 3 to 4 सेल लेयर की मिडिल लेयर होती है। क्या होती है? मिडिल लेयर होती है एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी, एट द, लेकिन याद रहे एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी सेल का ये जो मिडिल लेयर डीजनरेट हो जाता है। अब आप जरा ध्यान दीजिए इस स्ट्रक्चर पे, क्या है भैया कि आप देख रहे हैं कि अंदर ये पॉलन स्पोरोजिनस टिश्यू भरे हुए, ठीक है, उसके चारों तरफ की ये जो लेयर देख रहे हैं सर, ये क्या स्पोर टैपिटम है, ठीक है सर। इसके बाहर का जो लेयर है उसको आपने क्या नाम दिया? मिडिल लेयर का नाम दिया। मतलब इसके बाहर ये वाला जो रीजन है आपको टैपिटम के बाहर वाला, आपने उसका नाम दिया मिडिल लेयर। ये देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए मिडिल लेयर को, तो 1 2 यहाँ पे 2 लेयर दिखाया गया, तो 2 to 3 लेयर सेल की लेयर की मिडिल लेयर होती है, पर ये मेच्योरिटी में ही गायब हो जाएगी। ये जो लेयर है बाद में ये गायब हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन आपको जो मैंने दिखा, ये वाला जो पोर्शन, ये क्या हो गया? ये मिडिल लेयर है, ठीक है। अंदर भाई ये क्या हो गया? ये तो टैपिटम हो गया, स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया, ये मिडिल लेयर हो गई। उसके बाहर क्या है? उसके बाहर है एंडोथीसियम। सबसे बाहर क्या है? सबसे बाहर है एपिडर्मिस। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं भूलना है। अच्छा, टैपिटम का क्या रोल है? तो टैपिटम सर नरिशमेंट करता है। ये जो टैपिटम देख रहे हो इसकी पोलाइडी बहुत ज़्यादा होती है, ये अंदर के जो सेल्स है ना उनको नरिश करता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं सराउंडिंग फॉर ऑल पॉलन चैम्बर, हर एक पॉलन चैम्बर के चारों तरफ 1 to 3 लेयर कवरिंग, मतलब हर एक पॉलन चैम्बर के चारों तरफ कम से कम एक मैक्सिमम 2, तो सॉरी 3, 1 से 3 यानी 1 to 3 लेयर की कवरिंग होती है। आप देखिए कि अगर मिडिल लेयर ये है तो उसके बाहर यहाँ पे एक ही लेयर दिखाया गया है, ठीक है। ये मतलब कहाँ, किसके बाहर भैया? मिडिल लेयर के बाहर। सराउंडिंग फॉर ऑल पॉलन चैम्बर, हर एक पॉलन चैम्बर के पास 1 से 3 लेयर की कवरिंग होती है जिसको एंडोथीसियम कहते हैं। ईच ऑफ सेल एंडोथीसियम हैज फाइब्रस थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज। मेरी बात ध्यान देना कि अगर मैं यहाँ से एंडोथीसियम वाला स्ट्रक्चर यहाँ निकाल लूँ, मैंने कहा चलो मान लो ये लेयर हो गया एंडोथीसियम की, तो इसमें जो सेल होते हैं इनके पास अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है, फाइब्रस बैंड होता है। इस वाले लेयर में जगह जगह पे अल्फा सेलुलोज की क्या होती है? थिकनिंग होती है, ठीक है। तो ये थिकनिंग कहीं कहीं पर नहीं होती है, इस पूरे एंडोथीसियम में कहीं कहीं पर नहीं होती है, पर मोस्टली उस जगह पर होती है। तो कह रहा है बट समवेयर देयर इज नो फाइब्रस थिकनिंग। अल्फा सेलुलोज की जहाँ पे है वहाँ तो बड़े रिजिड होते हैं, लेकिन जहाँ नहीं होते हैं वहाँ पे अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग कम होती है एंडोथीसियम लेयर में। तो क्या होता है स्टूडेंट, समझना ये है कि somewhere there are no fibrous thickening of alpha cellulose endothelium layer. This thin line, यहाँ पे आप ये वर्ड थिन लिखना, THIN, ठीक है स्टूडेंट। तो these thin line, ये थिक नहीं होगा, या थिन हो जाएगा। जब वहाँ अल्फा सेलुलोज की फाइब्रस बैंडिंग नहीं है एंडोथीसियम में, तो वो लाइन बड़ी थिक होती है, एंडोथीसियम की वो लाइन बड़ी थिन होती है। तो उस लाइन को लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं जहाँ पर फाइब्रस थिकनिंग नहीं है। मतलब सीधी भाषा में आप समझ लीजिए कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया, तो कहीं न कहीं यहाँ की जो एंडोथीसियम है वहाँ पर खूब सारे क्या है भैया? अल्फा फाइब्रस थिकनिंग है एंडोथीसियम लेयर में, ठीक है, जो मिडिल लेयर के बाहर है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे नहीं है। तो यहाँ पे डेहिसेंस का मतलब क्रैक, फटना। तो यहाँ पर डेहिसेंस होता है। मतलब अगर आप देखें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है यहीं से क्या होगा? क्रैक होगा एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। ये चीज़ें क्रैक हो जाएंगी और आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से बाइंड दिख रहा है, फिर वो इस तरीके से ओपन दिखाई देने लगेगा। क्या दिखाई देने लगेगा?
ओपन स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपको प्रीवियस वाले डायग्राम में भी दिखाया गया कि वहाँ पे लाइन ऑफ डेहिसेंस बना के दिया गया था। लाइन ऑफ डेहिसेंस इसलिए दिया गया था ताकि आप ये समझ पाएँ कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इस तरीके से वहाँ पे दिखाया गया। ये या इसी पे हम समझ लेते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पे ये एंडोथीसियम में थिकनिंग कम होती है, तो यहीं से ये चीज़ें क्रैक होती हैं, अलग होती हैं, मतलब ये बिल्कुल क्रैक हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देगा, ये बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देगा और ये चीज़ें ऐसे बिल्कुल जुड़ी रहेंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो जो अभी इनकी कनेक्टिविटी है बाद में टूट जाए, क्योंकि यहाँ अल्फा फाइब्रोस थिकनिंग नहीं है, तो ये समझना है। तो इसको कहते हैं डेहिसेंस। डेहिसेंस मतलब फटना। क्यों? जब ये क्रैक नहीं होगा, फटेगा नहीं, तो पॉलन ग्रेन बाहर कैसे आएंगे? तो यहीं से पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम लोग कि लाइन ऑफ डेहिसेंस से क्वेश्चन बनता है कि लाइन ऑफ डेहिसेंस, यहाँ पे लिखा है लाइन ऑफ डे फ्रॉम विच द एंथर आर ओपन एंड क्रैक द मैच्योरिटी, जिसकी वजह से एंथर ओपन होते हैं मैच्योरिटी में या क्रैक होते हैं। अब आंसर ये है इसमें इंपॉर्टेंट बात सबसे, कि क्या वजह है डेहिसेंस की। तो डेहिसेंस की वजह क्या है? एक तो उस एंथर में लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन बनी हुई है खुद, कि जहां से क्रैक होना है, जहां डेहिसेंस होना है वहां पे खुद एक लाइन बनी हुई है। और दूसरा, एंथर बड़ा ही पानी पीता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, इस वजह से वो वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाता है, और जो जगह है लाइन ऑफ डेहिसेंस जहाँ पे अल्फा फाइब्रस थिकनिंग कम है, वहीं से क्रैक हो जाते हैं। ये दो वजह हैं किसके भैया? एंथर के डेहिसेंस होने की। ठीक है, तो चलते हैं आउट, एक और पॉइंट देख लेते हैं कि आउटर बाउंड्री ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, और सबसे बाहर की बाउंड्री भैया क्या है? एंथर के सबसे बाहर की बाउंड्री क्या है? एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस है। ठीक है, और याद रखना कि एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी अ डाइथिकस एंथर हैव टू लोब। At the time of maturity, a diathecous anther have two lobe and dehiscence occur and pollen grain are released। मतलब कि मेच्योरिटी के टाइम पे जो आपके पास डाइथिकस एंथर हैं उसमें से दो लोब रहते हैं। भाई अभी तो आपने देखा कितने लोब हैं सर? ये 4 लोब हैं। ठीक है, लेकिन सर जब यहाँ से क्रैक हो जाएगा तब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो आप देख लीजिए, तब स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा। कैसा भैया? यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये जो पहले जब ये अलग चैम्बर थे, ये अलग चैम्बर थे, ठीक है, ये अलग चैम्बर थे, अलग चैम्बर थे, अब ये 2 थीका मिलकर 1 थीका हो गए, तब इसमें 1 थीका ये, दूसरा थीका ये, तो डाइथिकस हो गए हैं। अब इसमें 4 लोब नहीं है बल्कि 2 लोब हैं, क्योंकि डेहिसेंस हो चुका है, क्रैक हो चुका है, और पॉलन ग्रेन, अब इसमें जो भी पॉलन ग्रेन इसके अंदर भरे होंगे वो क्या हो जाएंगे? बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको डेहिसेंस ऑफ एंथर कहते हैं। ये एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी होती है। तो ये रहा टीएस ऑफ एंथर का स्ट्रक्चर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना और अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।